कल अपन ने समझा था बजट क्या है। अब इसमें एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जीरो बेस्ड बजटिंग। कि जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। पहले तो अपन दोबारा ये समझे कि बजट क्या था। बजट क्या था कि आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के और अपने प्रीवियस डाटा को ध्यान में रख के जो आप एक प्लानिंग बनाते हैं उसमें सेल भी आती है, प्रोडक्शन भी आती है, उसको बाद बजट बोलते हैं कि अपनी कमिंग फ्यूचर में एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इनकम कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी, सेल कितनी होगी, वो अपना बजट होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। जैसे अपन अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बात करें, अपन नॉर्मल लाइफ में अपने बजट किसको कहते हैं। सपोज करो अपन ही कोई अपना इवेंट प्लान करना है तो आप उससे पहले आइडिया लगाएंगे उस पर कितना एक्सपेंसेस आएगा, वो अपना बजट होता है। सपोज टू से कि हम कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहते हैं चले यार दोस्त मिलके गोवा जाते हैं। आप प्लानिंग करेंगे खर्चा कितना आएगा, वो जब आप प्लानिंग करते हैं उसको बजट बोलते हैं। और उसका आप रेफरेंस क्या लेते हैं, कहते हैं यार लास्ट ईयर अमित गया था, उससे पूछते हैं तेरा कितना खर्चा आया था, वो कहते हैं मेरा 50,000 रुपया लगा था। तो आप आइडिया कैसे लगा लेते हैं कि यार ठीक है लास्ट ईयर गया था 50,000 आया था, 5-7,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा। नॉर्मल लाइफ में यही होता है। तो उसका आप आइडिया लगा लेते हैं, उसका 50,000 आया था तो अपना 55,000 आ जाएगा, वो आप अपनी बजटिंग कर लेते हैं। या अपने कुछ शादी अरेंज करनी है, उसमें भी आप क्या करते हैं, फिर पूछते हैं यार जो वो एक पर्टिकुलर शादी हुई थी बहुत अच्छी शादी थी अपने वैसे ही करनी है, वो अपना खास स्टाफ उससे पूछते हैं तेरा कितना एक्सपेंसिव आया था, वो कहते हैं यार फंक्शन फंक्शन पे मेरा 10 लाख रुपया लगा था। तो आप लगाते हो यार 6 महीने हो गए मेरा 11 लाख लग जाएगा। वो अपनी एक बजटिंग होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है कि छोड़ किसी की शादी वादी को, मेरे को पुराना डाटा कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बनाऊंगा कि अगर मैंने आज शादी करनी है तो कितना खर्चा आएगा। मैं रेफरेंस पास्ट रेफरेंस नहीं लेता, मैं आज अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं कि उसने क्या क्या गलतियां की थी। शादी तो वैसे ही करनी है अरेंजमेंट तो, बट मैंने अपना एक्सपेंसेस कहां पे सेव करना है, कौन सी वो चीजें थी जो उसने गलत की। एक नया डाटा बनाते हैं। मैंने घूमने का चैनल बनाया, मेरे को नहीं कंसर्न कि पिछले बार का कितना खर्चा आया था, मैं आज जाऊंगा तो मेरे को क्या एक्सपेंसेस आना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है उसमें। बिजनेस में ये कैसे अप्लाई होता है। मान लो आप एक ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप कारें बना रहे हो, अपने कार की एग्जांपल ली थी, आपकी कार बनाने की फैक्ट्री है, तो डेफिनेटली कार में कितने पार्ट्स लगते हैं। सारे पार्ट्स तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, कुछ पार्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ हम लेके असेंबली करते हैं, कुछ जॉब वर्क के करवाते होंगे कि ये पार्ट आके तू हमें ये ले जा और ये हमें बना के दे दे, कुछ पार्ट हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल बजट क्या है। ट्रेडिशनल बजट जो होता है वो हम उसमें बजटिंग क्या कर लेते हैं कि यार अगर आपने लास्ट टाइम किया था तो आपको अपने को इसकी कॉस्ट 3 लाख आई थी, या इस ये एक्सपेंसेस अपने को इतने आए थे, तो अब उसमें मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इतनी इन्फ्लेशन बता के 3,10,000 अपने को खर्चे पड़ जाएंगे। बट जीरो बेस्ड बजटिंग की जरूरत पड़ती है कि वो देखता है कि मेरा जो प्रीवियस डाटा है ना इसको इग्नोर करो, कि अगर मैं आज ये बनाऊंगा तो मेरे को कितना खर्चा आना चाहिए, और उसमें जो जो एक्टिविटी है क्या वो ठीक हो रही है। सपोज करो आपने पहले इनिशियली बना दिया कि यार ये बनाने के लिए कार्स के लिए जो टायर है मैं मार्केट से परचेज कर लेता हूँ, तो आपके जब मैनेजर है आपको क्या बजट बना के देंगे कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी कार बनाने की, और ये टायर आप अपने मैन्युफैक्चर कर लो, परचेज कर लेंगे। बट जीरो बेस में वो डिसीजनिंग उन्होंने लेनी होती है कि क्या जो टायर है वो बनाने हैं, जो वो परचेज करने वायबल है, या आप टायर भी बना सकते हैं। मतलब जो पार्ट उसमें लग रहे होते हैं उनको हर एक्टिविटी को अपन असीज करते हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग बजट आता है कि जो चीजें हो रही हैं क्या वो वैसे होनी चाहिए या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
क्योंकि इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपके पास कितने डिसीजन मेकिंग होते हैं। नहीं तो अपना एक एजम्पशन ही चलता है, यार ठीक है ये तो मैनेजमेंट बनाती है, ये चीज तो हमने मार्केट से लेनी है, या ये चीज तो हमने पॉलिशिंग कॉन्ट्रैक्ट पे करवाते हैं। तो एट दैट टाइम आप रिव्यू करोगे क्या आप अपनी लेबर हायर करके भी इसको कर सकते हैं। वो जीरो बेस्ड बजटिंग होती है कि आप अपने जो डाटा बनाना आता है, एक्सपेंसेस का शुरू करना होता है, उसको जीरो लेवल से शुरू करते हो, उसको प्रीवियस डाटा को इग्नोर कर देते हो। इसमें कितनी चीजें आएंगी। मान लो प्रीवियस डाटा में एक मैनेजर रख रखा आपने 2 लाख का, उसकी सैलरी बढ़ बढ़ के जब आपके पास 3 लाख रुपया होगी, तो आप कहते हो कि यार मेरे को 3 लाख के मैनेजर की जरूरत है क्या, मेरे को प्रोडक्ट के लिए इतने 3 लाख की जरूरत है कि या नहीं है, मेरे पे इतनी कॉस्ट पड़ रही है। तो आप इसकी नई कॉस्ट बनाओगे भी, ठीक है उसको पड़ रही है, बट आप अगर नया प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो 1 लाख का मैनेजर भी आपका ये काम कर देगा, तो आप उसकी कॉस्टिंग वैसे बनाओगे। फिर वो आप उसको इफेक्टिवनेस दोगे कि जो मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से मैं इसको रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। तो कई एक्टिविटी आ जाती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास बजटिंग में तो अपने को तो डाटा दिया होता तो अपने बजट बनाना होता है, हम तो अपने एक्सपीरियंस के उससे हिसाब से बनाते हैं। तो बुक्स में आपके इन्होंने एडवांटेज दिए हुए हैं, डिफरेंस इन ट्रेडिशनल बजट दिए हैं, वो आप देख लेना, सिंपल है सब कुछ। मीनिंग क्लियर हुआ जीरो बेस बजट का मीनिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल बजट की कंपैरिजन है, ट्रेडिशनल बजट क्या है जो हमने आज तक डिस्कस किया है, इसे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा भी लेते हैं, फ्यूचर की चेंजेस भी करते हैं, वो अपना ट्रेडिशनल बजट होता है। जीरो बेस्ड बजट जो सबसे मेन पॉइंट है उसका ये है कि अपना जो प्रीवियस डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा, उसको इग्नोर कर देते हैं। और उस पर मेन इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो कंसर्न मैनेजर है आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो हर चीज के लिए। नहीं तो क्या होता है कि वो कहता है कि सर ये तो आप बनाते ही थे, ये तो अपना ट्रेंड है, ये तो आप बाहर से लेते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। मतलब मान लो एक सिस्टम बना पड़ा है 10 साल से, आप एक चीज जॉब वर्क के पे ही करवा रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट है वो आप जॉब वर्क ही करवाते हो, तो एक नया मैनेजर आएगा वो उसको जॉब वर्क ही करवाएगा। जब आप कहते हो भाई उसको भूल जा पहले ये कैसे बन रहा है, आप मेरे को इसकी एक नई पोस्ट निकाल के दो, अगर तू बनाएगा तो उसको तो कैसे बनाएगा। तो फिर वो अपनी एक एक एक्टिविटी के लिए लायबल होगा, एक ही मैनेजर अपनी एक्टिविटी के लिए लायबल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि सर ये तो होता ही है, नहीं तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि सर हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो आप उसको एक एक एक्टिविटी के लिए लायबल ठहराते हो, क्यों उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि यार ये तो बता के कैसे बनाएंगे। फिर आप इसमें ये डिसीजन लेते हैं कि यार ये तो अपने को खुद लेबर करके बनाना अच्छा है। फिर आप कभी इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि यार खुद लेबर करके बनाना तो अच्छा है, बट उसकी हमारी आउटपुट कम हो जाती है, बट वी आर कंसर्न विद आउटपुट। तो आप एक नोटिंग करके रखते हो कि यार ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे को मार्केट से खुद बनाता हूं, पड़ता तो सस्ता है, तो उसकी आउटपुट कम आती है। तो एक पीरियड आता है कि आपको उस मंथ में आउटपुट चाहिए ही नहीं होती, तो यू कैन मूव टू दैट डिसीजन कि यार इस वक्त हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। एक है आपकी, इसमें काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है, जैसे नाम से ही कंसर्न है, ये फिक्स रहता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स कैपेसिटी, मींस कि एक ही कैपेसिटी पे बनाया जाता है। एक्चुअली में ये बजट नहीं होता, ये एक थेटिकल वो ही है, ये इस बेस पे बनाया जाता है कि मेरी आउटपुट 10,000 रहेगी, मैंने 10,000 यूनिट ही बनाने हैं, तो उसके लिए कितना एक्सपेंसिव आएगा, कितनी मेरी इनकम होगी। अगर 11,000 यूनिट होते हैं देन ये साइलेंट है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी पे बनाया जाता है कि अगर 10,000 यूनिट बनेंगे तो क्या, अगर 12,000 बनेंगे तो क्या, अगर 8,000 बनेंगे तो क्या। मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले इसमें जो कॉस्ट होती है ना फ्लेक्सिबल बजट में,
उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी फिक्स बोलो या सेमी वेरिएबल। इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते वक्त ये देख लेते हैं कि ये कॉस्ट तो वेरिएबल ही है। अगर 15,000 बनाएंगे तो 15,000 के हिसाब से उतनी बढ़ेगी, 18-20,000 तो ₹2 यूनिट आता है, ये वेरिएबल ही है। ये कॉस्ट फिक्स्ड ही है, जितनी भी आउटपुट कर लो इसने फिक्स ही रहना है, इसको कंसर्न नहीं है कि आउटपुट कितनी है। सेमी वेरिएबल क्या होती है, जैसे सेमी फिक्स्ड क्या होती है, एक रेंज बाउंड रहती है कि 2500 तक तो मेरे को 20 पैसे पड़ेगा। अगर 2500-3500 यूनिट करते हैं तो 20 पैसे नहीं पड़ेगा, ये 25 पैसे पड़ेगा या 15 पैसे पड़ेगा, डिपेंड करता है वो क्या कॉस्ट है। आउटपुट बढ़ने से वो उसका एक्सपेंडिचर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको उसमें डिवाइड कर लेते हो, फिर आप एक बजट बनाते हो। फिक्स बजट होता है रिजिड कि 10,000 यूनिट का बनेगा, 10,000 यूनिट का ही रहेगा, उसमें उन्होंने अपनी कॉस्ट को डिवाइड नहीं किया होता। उसने एक बजट बना दिया कि ये बजट आ गया, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल से कोई कंसर्न ही नहीं लेते। क्यों? जब उन्होंने उसको आउटपुट को कम ज्यादा करना ही नहीं तो फिक्स्ड वेरिएबल क्या। इसलिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता। क्यों? इसको आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। आपने 10,000 यूनिट का बजट बनाया, आउटपुट हुई 12,000, तो आप क्या कहेंगे? एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या होगा? यार 10,000 का बजट था, 12,000 बना, खर्चा तो ज्यादा नहीं था, दैट्स ऑल, नो आउटपुट, नो डिफरेंस। मतलब आप उसको कंपैरिजन कैसे करोगे? ये सिर्फ एक जगह भी में अप्लाई होता है जहां पे बड़े कंटेक्ट होते हैं और आपकी आउटपुट एक ही होती है। सपोज करो आपने एक शिप बनाने का कंटेक्ट है, पता चलना है 2 साल में आपने एक शिप बनानी है, तो एक फिक्स्ड बजट बनता है, एक्टिविटी उसकी सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि पता चलेगा कि यार आपके आउटपुट 2 शिप बन गए, ऐसा नहीं होगा। तो उस पर आप फिक्स्ड बजट अप्लाई कर सकते हो कि यार ये एक फिक्स्ड बजट रहेगा, मेरी एक्टिविटी लेवल एक ही है, मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट का बजट बना रहा हूं और दूसरी जगह पे ये फेलियर है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलता है कि अगर आपकी 10,000 आउटपुट है तो 10,000 ही होएगी, मार्केट कंडीशन सारी आपके हिसाब से रहेगी, या ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे डिमांड है ही नहीं, या आपकी चीज इतनी सेल होती है कि आप उसको उतना बना ही लेते हो। मान लो आपको पता है यार मैंने 10,000 बनाना है और 10,000 ही बेचना है, मार्केट में इसमें 60,000 की डिमांड है, कोई सेल की कोई इश्यू ही नहीं है, मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, मैंने इतना ही बनाना है, तो वहां पे ये बजट अप्लाई हो जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आउटपुट पे पकड़ के एक बजट बना लेते हो। बट जनरली ये अप्लाई नहीं होता। जनरली आप इसको 3 हिस्सों में बांट के इसकी आउटपुट को डिफाइन करके इसकी एक्टिविटी पे चेंज करते हो। ये कैपेसिटी लेवल में डिफरेंस है कि फिक्स्ड बजट की कैपेसिटी सेम रहती है, सेम कैपेसिटी लेवल पे बनाया जाता है, और फ्लेक्सिबल बजट होता है जो वो चेंज हो जाता है। ये रेशियो का, ये रेशियो का बाद में करते हैं। फिर एक आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है कैश बजट के। कैश बजट क्या होता है? नाम से कंसर्न है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है कि हम अपनी कैश फ्लो का बजट बनाते हैं कि अपने को मंथ वाइज कैसे कैसे तो कैश आएगा, कैसे कैसे अपन एक्सपेंडिचर करना है, उसको हम एक्चुअली देख लेते हैं कि ये 90 डेज की हमारी डेटर की पेमेंट है, ये 120 डेज की पेमेंट है, तो उसको हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं, तो आपका कैश बेस बन जाता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, ये सब में मेरे को लगता है ये एग्जाम में आ जाता है। इसमें एक ही पॉइंट होता है कि जब आपकी कोई रिलाइजेशन या एक्सपेंडिचर 2 से ज्यादा हिस्सों में बन रहा है तो आपने को पहले क्या करना पड़ता है, उसकी परसेंटेज निकाल लेनी पड़ती है। सपोज करो, अच्छी एग्जांपल है इसमें कि आपकी सेल की रिलाइजेशन है, उसने कह दिया कि सेल 20% तो कैश है, 80% क्रेडिट है। जो क्रेडिट है
उसमें से 40% तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा और 60% उससे अगले महीने आएगा। उस पे आपको 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 4% बैड डेट्स हो जाएंगे, 2% मटेरियल वापस आ जाएगा। तो आप सबसे पहले उस पोजीशन में क्या आ गया, जब आपको पता चल गया कि इसमें 3-4 वेरिएबल दे रखे हैं, तो आप 100 रुपीज सेल मान के उसकी परसेंटेज निकाल लो कि इसका 3% तो पहले सेम मंथ में आ जाएगा, 92% इसका 6th मंथ में आएगा और इतना परसेंट इसका इस मंथ में आएगा। फिर जैसे सेल होगी उसके बाद तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी। अब इसके साथ का दिया हुआ पहले आप वो सम करते हैं कैश का, फिर आप ये रेशो भी करेंगे। कौन सा? अच्छा, और आपने एक ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर बार एक नई चीज आ जाती है कि आपको जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे एक नया क्वेश्चन बना के ये डाल देते हैं। सपोज करो मेरे को लगता है कभी ना कभी जीरो बेस बजटिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। उन्होंने आपको डाटा दे देना कि ये डाटा है, आप जीरो बेस बजट बनाओ इसका, तो उसमें रेलेवेंट डाटा दिया होगा कि लास्ट ईयर ये है, उसको आपने इग्नोर करना होगा कि यार इससे मैंने कुछ नहीं लेना देना, मैं उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ये कॉस्ट फ्यूचर में आएगी या आएगी, उसके बेस पे आपको बजट बनाना है। सिंपल सा छोटा सा लिखा होगा कि प्रिपेयर ए जीरो बेस प्रोडक्शन बजट। ये है आपका प्रिपेयर कैश बजट फॉर जुलाई। Prepare a cash budget for July to December from the following information. The estimate sale expenditure as follows. ये आपने उसने आपको पहले चार्ट दे रखा है कि ये आपकी रुपीज इन लाख में सेल इतनी है 34, 40, 40, 50। परचेज है ये अपनी 24, 16। वेजेज एंड सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सेल ऑफ शेयर है। इसमें से क्लियर हो रहा है कि एक्सपेंसेस कौन से, इनकम कौन सी है। ठीक है। 20% of the sale are on cash with 3% cash discount and the balance on credit. मीन्स कि 20% आपकी सेल कैश है, उस पे आपका 3% आपको डिस्काउंट देना पड़ता है और बाकी 80% की जो सेल है वो क्रेडिट पे है। 1% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रिटर्न बाय द कस्टमर। जो आपकी 80% सेल हो जाती है उसमें से 1% पे वापस आ जाता है। 2% ऑफ द नेट रिसीवेबल कंसीडर बैड डेट्स। किसमें से होगा ये? 79 का 2% हो गया आपका बैड डेट्स हो गया, 79 का नहीं होगा। जो 80% का 1% आता है वो वापस आता है, वो 0.8% होगा, ये 79.2% का होगा। %50 of the goods accounts receivable are collected in the following month with 1% कैश डिस्काउंट। कि 50% है जो वो नेक्स्ट मंथ आते हैं उसको 1% डिस्काउंट दे देते हैं। 30% of the goods account receivable are collected in second month following the sale and the rest in third month। बस यही पॉइंट है। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को ये परसेंटेज पकड़ लेना है कि 0 मंथ मतलब जिस 10 में मंथ में आते हैं 0% में कितनी रियलाइजेशन हो रही है, फर्स्ट ईयर में कितनी हो रही है, फर्स्ट मंथ में कितना पैसा आएगा, सेकंड में, थर्ड में, उसको परसेंटेज निकाल लेना है।
बस यही पॉइंट है इसमें, ये अपन देखते हैं। द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड परचेज इज 1 मंथ। वो क्लियर है कि जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस और पेमेंट है वो 1 मंथ है, मतलब इस मंथ का एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। वेजेस एंड सैलरी आर पेड फोर्टनाइटली विद इन टाइम लाइन ऑफ 15 days। मतलब क्या है कि ये 15 दिन में देंगे, तो उसको अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आधी इस महीने की आ जाएगी, आधी पिछले महीने की आ जाएगी। द कंपनी कीप्स ए मिनिमम कैश बैलेंस 25 लाख। कैश इन एक्सेस ऑफ 27 लाख इज इन्वेस्टेड इन 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 25 लाख तो उन्होंने मिनिमम रखना है, और अगर 27 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं विद ए मल्टीपल ऑफ 1 लाख। 1 लाख में मल्टीपल में करेंगे। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन मंथली बेसिस। उस पर मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 9% के हिसाब से, 9% पर एनम। शॉर्टफॉल इन द मिनिमम कैश बैलेंस। कौन सा मिनिमम कैश बैलेंस? 25 लाख। आर मेड गुड बाय बोरिंग फ्रॉम बैंक मल्टीपल ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से अपन उसको ले लेंगे, 2 लाख के मल्टीपल में। आल्सो रीपेड बाय द सेम अमाउंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओपनिंग कैश बैलेंस इज 26 लाख। ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस होगा? 1 जुलाई का होगा, क्योंकि उसने अपने को जुलाई का बजट बनाने को दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन तो जून की भी दी हुई है, बस बजट जुलाई का दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस ये जुलाई का ही कंसीडर कर रहे हैं। 2 मंथ की सेल दी हुई है, मैं अप्रैल और मई की। अपने को ये बजट बनाना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेल की रियलाइजेशन का आप देखें कि वो कैसे हो रही है। आपकी 100 रुपीज की सेल है, तो 0 मंथ में आपके पास कितना पैसा आ रहा है? 20। और इस पे आपको सीडी देना पड़ रहा है 3%। 20 का 3% 0.6, ये तो हो गया सीडी। 19.4 आपका 0 मंथ में रिलाइज हो रहा है। फर्स्ट तो ये बन गया कि 90.4% आपका 0 मंथ में रिलाइज हो रहा है। फिर क्या है आगे? ये फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया 20 का सेल हो गया। 1% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रिटर्न बाय द कस्टमर। अब आप आते हैं इस पे, इसमें 80 की सेल हुई थी, इसमें 1% तो रिटर्न हो गया, ये रिटर्न हो गया 0.8। 2% ऑफ द नेट रिसीवेबल कंसिडर्ड बैड डेट्स। मतलब 2% 79.9 का, तो उसी में तो बैड डेट्स होगा। तो 79.2 का 2% कितना हुआ? 1.584, ये बैड डेट्स हो गया। %50 of the good accounts receivable are collected in the month following the sale with 1% cash discount। अब 50% किसका करेंगे? 80 का आपका वो हुआ था, देखो 80 में से 0.8 आपने बैड डेट्स हो गया, रिटर्न हो गया, माइनस 1.584 आपका बैड डेट्स हो गया। इसका 50% कर दो, ये आ गया 77.6 का 50% करेंगे ना, 77.38 38.08 38.808। हाँ, इस पे आपने 1% डिस्काउंट देना है, वो कितना हो गया? 0.388। इसका 1% हो गया ना, 0.3888, 38.42। ये आपके कौन से मंथ में रिलाइज हो रहा है? 1 मंथ में आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास 2 पॉइंट आ गए कि एक तो ये आ गया कि 38.42 1 मंथ में रिलाइज हो रहा है,
और ये था अपना एक, ये आ गया था 19.4% आपका इमीडिएट रियलाइजेशन है। अब आगे चले, नहीं है क्या ना, 1% कैश डिस्काउंट दे दिया। 30% ऑफ द गुड्स काउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। अब 30% कौन से बच गए, जो ये 70.6% बना था, इसी का तो 50 अपन ने किया था ना, इसका 30 कितना हो गया, 70.6 का 30%, 23.28, 23.28 ये कौन से मंथ में आ रहा है अपने पास, सेकंड मंथ में। बैलेंस जो बच गया कितना, 20%, 20% अपने पास आएगा थर्ड मंथ में, 15.52 ये थर्ड मंथ में आएगा। बस यही था इसमें, और तो इसमें अब कैलकुलेशन है, वो आप करते हैं सम की आगे। सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस लिखे पहले तो 26, ठीक है। अब आप कलेक्शन करें सेल की, कि 0 मंथ में कितनी आ रही है और 1 में कितनी, 2 में कितनी। 0 मंथ में अपने निकाली है कि सेम मंथ में आपका 19.4% आएगा। तो उसमें अपन ने कैसे लिखना है कि सेम मंथ में 19.4% आएगा, तो सबसे पहले तो आप ये 0 मंथ वाला कॉलम बना के भर दो। किसको अपन ने कैसे करना है, इसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जितनी सेल हुई है इसको 19.4% कर दो, ठीक है। अब कितनी सेल है जुलाई में, जुलाई में सेल है आपकी 40 का 19.8% कितना हुआ, 7.92, 19.4, हाँ मैंने कितना कर दिया, 40 का 19.4%, 7.76 आ गया। ठीक है, और अभी अपनी देखो जुलाई अगस्त में भी सेम सेल है, ये भी 7.76 आ गया। सितंबर में आपकी सेल है 50-50 है, सितंबर अक्टूबर में 9.7 आ गया जी, ये भी 9.7 आ गया, और 60 है नवंबर दिसंबर में 11.64, और दिसंबर में कितनी है 12.61। ये तो 0 मंथ में आ गया। और 1 मंथ में कितना आना है अपने पास, 1 मंथ में अपन ने किया है, अपने पास आना है 38.42, ठीक है। 1 मंथ मतलब पिछले मंथ की सेल अपने को इस मंथ में आनी है। अब आप जून की सेल पकड़ लो, जून की सेल इन्होंने अपने को दे रखी है 34 का कितना परसेंट, 38.42, 13.06, ये आ गया जुलाई में। अभी आप पकड़ो जून की जुलाई की सेल 15.37, 2 डेसिमल में लिया है। अब पकड़ो अगस्त की सेल, वो भी 15.37 में होगा, और सितंबर की सेल 19.21, वो भी 19.21, 23.05, ठीक है। अब सेकंड मंथ में कितनी रियलाइजेशन होनी है अपनी,
23.28 23.28। तो जुलाई में कौन सी सेल आएगी? मई की। मई की जो सेल की होगी वो जुलाई में गिरेगी। मई की सेल है अपने 40 का अपन ने करना है 23.28। 40 का 23.28 9.31। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे कितना आएगा अगस्त में? 7.9 डेसिमल तक इन्होंने 2 ले रखा है। फिर आ जाएगा 9.31 आगे वाले का, दोनों का वही आएगा। और नवंबर में कितना आएगा? 7.6। है सबसे जरूरी क्या है, आपने फॉर्मेट बना लेना है पहले, वो देख के कि कितने कितने एक्सपेंसेस है, वर्किंग नोट अलग से देने पड़ेंगे, तो फिर आप इसमें बढ़ते जाओगे। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ क्या चीज चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, शुरू कैसे करना है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं है। मतलब आपने ये देखना है कि जो चीज एक को पकड़ को उसको एंड तक खत्म करना है पहले। ऐसे नहीं कि पहले मतलब आप जुलाई से नहीं चल पाओगे, बट माइंड में एक ये भी आता है कि अपने को जुलाई में चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बैलेंस बचता है या वो होता है उसको अपन इन्वेस्ट भी करना है या वो भी करना है, बट वो एक अलग चीजें हैं। आप बैलेंस नहीं निकालोगे, बट जो चीजें कंफर्म है वो तो सीधी सीधी आपको करनी पड़ेगी। अब थर्ड मंथ में रियलाइजेशन होएगी, जुलाई में रियलाइजेशन होएगी अप्रैल की। थर्ड मंथ की रियलाइजेशन कितनी है? 15.52। हाँ कितनी आ रही है? 44 का 15 पॉइंट आ रही है ना इतनी, 6.83 आ गई। और जून की सेल, मई की 40 का ये आ गया 6.21। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे आया है 5.28, 6.21, फिर 6.21। क्लियर हो गया? सेल का चैप्टर हो गया खत्म। तो अपन नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट तो इसका मीन्स आपने ये सेल खत्म कर दी। अब परचेज दे रखी है। परचेज का क्या है कि टाइम लैग इन पेमेंट एंड एक्सपेंसेस आर 1 मंथ। ये तो सीधी पकड़ लो कि जून वाली जुलाई में पेमेंट हो रही है, नेक्स्ट मंथ ले जाना है बस। ट्वेंटी फोर 16 17 20 20 एंड 25। तो आपका ये परचेज का भी हो गया। फिर आ गया सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस उन्होंने दे रखी है 15 डेज की। 15 डेज की मतलब पहले तो हाफ मंथ की तो इस मंथ में आप देंगे जून की सैलरी, जुलाई में हाफ मंथ तो जून की देंगे और हाफ। तो सबसे पहले आप एक कंप्लीट कर लें कि पिछले मंथ का पकड़ के उसको खत्म कर दो कि हाफ हाफ कैसे आएगा। सबसे पहले जून की सैलरी से पकड़ लो। आपकी जून की वेज सैलरी कितनी है? जून की 12 है, उसका 6 आ गया। 6 7 7 9 9 10। ये मैं उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक डाल दो आप सेम मंथ की। सेम मंथ की जुलाई कितनी है सैलरी है आपकी? 7 7 9 9 10, 10 और 11। इसका मतलब आपका ये वेजेस सैलरी हो गया। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मंथ के, ये जून से पकड़ के पे कर दो। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 5 6 6 7 7। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा
ये इंटरेस्ट रिसीव्ड उन्होंने दे रखा है कि जून में आया है, तो जून वाला तो अपन ने कुछ करना नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड अपने को सितंबर में आया है 2 और दिसंबर में 2 आया। ये ऊपर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड सितंबर में 2 और दिसंबर में 2। फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन है, सेल ऑफ शेयर एक मंथ में दी हुई है अगस्त में 20। क्लियर है। फिर आगे क्या बचा अपना, फिर ऊपर वाले पॉइंट तो हो गए कंप्लीट सारे। वो अपने निश्चय देखना है कि कितना कैश बचता है और क्या अपन इन्वेस्ट करना है। अब इसको शुरू करें। तो इनिशियली देखो, जब भी आपका बैलेंसिंग आएगा, इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन ही है, तो ये अलग अलग टोटलिंग होएगी कि पहले तो आपकी जो कंफर्म इनफ्लो आ रही है वो आ जाएगी, कंफर्म आउटफ्लो आ जाएगी, फिर बैलेंसिंग निकाल के आपने आगे चलना होगा कि यार इसमें से अब मेरे पास इतना बैलेंस आ गया, ये इन्वेस्ट करना है, तो ये कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन इनवर्ड का टोटल किया है इनका, ये आ गया 62.96 और ये किया तो आ गया 24,576 का 42। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, 62.96 माइनस 42 20.96। अब आपको क्या करना है कि मिनिमम कैश बैलेंस रखना है, कितना 25 लाख। तो 1 लाख के उसमें अपन ने लेना है, बोरो करना है, 2 लाख के उसमें बोरो करना है। तो अपने को चाहिए कितना, अगर 4 लाख लेंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब हमें 6 लाख लेना पड़ेगा। तो बोरिंग आ गई अपनी 6 लाख की। तो नेट कैश आपके पास आ गया 26.96। अब 26.96 ये अगस्त में आ गया। अब आपने जो बोरिंग ली थी इसका इंटरेस्ट देना है इस मंथ में, ये ध्यान में रखना। हाँ, नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में तो ली तो अगस्त में करेंगे ना। अब अगस्त का एंड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपने बोरिंग और लेनी है अब कि रीपे करनी है, अगर रीपे करनी है तो इसका इंटरेस्ट आएगा। नहीं, एक ही तो लिया अपने, 6 लाख लिया है। 6 लाख पे अपन ने अब इंटरेस्ट पे करना है 1 महीने का। हाँ हाँ, तो आप वो तो एट द एंड ही बना रहे हैं ना, बजटिंग तो मंथ के एंड की होएगी। इन बिटवीन तो आप रिटर्न नहीं करोगे ना, आप अगस्त के एंड पे देखोगे ना कि मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास मिनिमम कैश रख के बाकी बैलेंस की मैं रीपेमेंट कर दूं या और लूं। और उसको ये भी ध्यान में करना है कि उन्होंने ये लिखा होगा कि इंटरेस्ट पे उसके साथ ही करना है, 1 मंथ का नहीं पे कर देना। अगर है लोन के साथ ही रीपे करना है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये आ रही है कि हम इसका लोन अभी रीपे कर देंगे तो इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। इन केस नहीं करना होता तो इंटरेस्ट पे नहीं करना, तभी इंटरेस्ट देंगे, तब चाहे 2 महीनों का दे देंगे। बस सिर्फ ये बातें इसमें ध्यान के रखनी है। अब ये अपने पास अगस्त का कितना हो गया, ये टोटलिंग करते हैं तो 84.4 हो गया। ठीक है, अपने ओपनिंग ही उठाया सिर्फ ये करके, ये जो ओपनिंग उठा ली है ना, ये 26.6 ऊपर आ गया ओपनिंग में। तो ये अपना अब आ गया 84 पॉइंट इनफ्लो का टोटल। अब अपना 16,667 ये बन रहा है 36। इसलिए उन्होंने कंपाउंडेड रेट दे रखा है कि भाई या 2 महीने को दे दो, 3 में दे दो, तो सीधा 12 बाई बटर करके थर्ड कर देना है। अगर 2 महीनों में दोगे तो इंटू 12 बाई, ठीक है ना। अब आपका 84 और 32, अब अपने के पास बैलेंस कितना बच गया, 48 पॉइंट। अब आपके पास सक्सेस है। सबसे पहले तो आप अपनी बोरिंग रिटर्न करोगे। अब मेरे हिसाब से तुमने यहाँ पे गलत किया हुआ है, 6 की बोरिंग थी आपकी, तो 6 का आपका 12% लगना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 12। एक ही मंथ का इंटरेस्ट 0.06 आना चाहिए था, इन्होंने 0.12 दे रखा है।
नहीं, फर्स्ट डे पे कैसे बोरो कर लेंगे? जब आप एक्सपेंसेस करोगे तभी तो मंथ एंड पे बोरो करेंगे ना। या अगर फर्स्ट डे पे बोरो किया था तो नेक्स्ट मंथ की भी प्लानिंग आपको फर्स्ट पे ही करते, फिर बोरो पेमेंट भी तो फर्स्ट में ही करते, क्योंकि ये मंथली बजट बन रहा है तो आप इसको एक चीज को 2 मंथ का तो नहीं ले सकते, किसी भी सिचुएशन में 2 मंथ आएंगे नहीं। आप जुलाई का बना रहे हो तो आप यही देखोगे ना कि जुलाई एंड पे आपको जरूरत पड़ेगी, या इन्होंने कहीं नोट दिया हुआ है? तो आप इस जंक्शन पे भी जा सकते हो कि जुलाई के फर्स्ट में बोरो कर लिया, बट आपको अगस्त के फर्स्ट में फिर रिटर्न करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बनेगा, बिल्कुल। तो आपने बोरो स्टार्टिंग में कर लिया, तो पेमेंट उसको कैसे करेंगे? पेमेंट तो जुलाई एंड के पास तो आपका एक्सेस मनी आ गया ना, तो आप 1 अगस्त को ही वापस करोगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप आज जून में बैठ के जुलाई का बजट बना रहे हो, आपने देख लिया जुलाई में मेरे इतने इतने एक्सपेंसिव है, मेरी इतनी शॉर्टेज आने वाली है, आपने 6 लाख रुपया बोरो कर लिया डे फर्स्ट को, तो बट आपने ये भी देख लिया कि अगस्त में मेरे पास इतनी इतनी आने वाली है तो मैं इसको पे कर दूंगा। पर उसमें ये बात भी है, फर्स्ट को आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? जुलाई एंड में तो शॉर्टफॉल आ रहा था। हाँ, तो पर ये कॉन्ट्रडिक्टिंग बनेगा, 2 मंथ का इंटरेस्ट तो नहीं आएगा किसी तरीके से। ये समझ में आ रहा है 2 मंथ का आना, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अगर आप ऐसे करते हैं कि जून का, अब अपन जुलाई का बजट बना रहे हैं, तो जुलाई में अपन ये अपने को ड्यूरिंग द मंथ पेमेंटें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने को ऐसा कुछ नहीं बता रखा ना कि ये सारी चीजें एक ही तारीख को थोड़ी पे करनी है, ये ड्यूरिंग द मंथ की है। तो आप इन बिटवीन जुलाई में इसको वो करोगे परचेज कहीं ना कहीं, या फर्स्ट डे में थोड़ी उठा के जुलाई में आपने 6 लाख रुपया ले लिया। हाँ, क्या? हाँ, हाँ, स्टार्ट में बोरो कर लिया वो ठीक आती है, तो फिर हाँ, हाँ, तो अगस्त में आप कहेंगे कि अपन इसको एंड में करना है। तो ये चीज क्लैरिटी करने के लिए आपको एक बड़ा सारा नोट देना पड़ेगा, नहीं तो ये कोई भी, क्योंकि देखो अलग अलग एग्जामिनर जाते हैं, सबने अपने हिसाब से चेक कर देना है, तो उसने एक मंथ पकड़ा तो कटका के ये गलत हो जाएगा। तो या तो आप उसको नोट दो कि हमने इसको जुलाई फर्स्ट में बोरो कर लिया और हमने पेमेंट इसको अगस्त एंड में की है, तो ये 2 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सिंपली मेरे हिसाब से इन्होंने किया वो तो गलत किया हुआ है, क्योंकि आप अगर मंथली बजट बना रहे हैं तो ये डेफिनेटली कि जुलाई में जाए तो आप अगस्त में पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 मंथ ही तो लैग हुआ इसमें। तो आप इसके नोट के हिसाब से इसको अब आप पेमेंट कर देते हैं इसकी। रिटर्न ऑफ बोरिंग होगी अपनी 6.12 की। अब अपने मिनिमम कैश कितना रखना है? 25। तो 48.22 माइनस 6.12, अब आपके पास 42.10 लाख आ गया। इसमें से आप 25 लाख निकाल दो। है नहीं, कैश अपने ज्यादा रखना है, मिनिमम कैश बैलेंस रखना है आपने। अच्छा, 27 लाख है, हाँ, कैश इन एक्सेस तो 27 लाख इन्वेस्टेड इन एब्सेंट, मिनिमम तो 25 है, 27 के ऊपर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। 21 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, 21.22 थोड़ी, 48.22 था ना, मैंने 6.12 तो आपने रीपेमेंट कर दी, तो मैंने 27 आपने रखा है, तो 15.10 दोगे, 10 तो दे नहीं सकते, 1 लाख में देना तो 15 दोगे।
तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई 15th की। तो बैलेंस बच गया आपका 27.10। ये ऊपर आ जाएगा सितंबर में 27.10। अब आपको 15 का इंटरेस्ट भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 15 का इंटरेस्ट। अब एक मंथ का लिया हुआ है, नहीं कंट्री तो लिखा हुआ है। अब आप हाँ नेक्स्ट मंथ में लेंगे, यहाँ पे एक ही मंथ का लेंगे ना। वो देखो ना, क्वेश्चन में ये कॉन्ट्राडिक्टिंग आ रही है ना, कि वहां पे तो अपन ने दे दिया अरेंजमेंट के लिए 2 महीने का, यहाँ पे आप 1 महीने का ही ले रहे हो, तो ये भी तो फंडिंग वैसी बनी ना। यहाँ पे इन्होंने 1 मंथ का लिया हुआ है कि आपने 15 लाख दिया था ना, 15 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12.11 का आपका इंटरेस्ट आ गया। सेल ऑफ शेयर आपके कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका बन गया 68.87, नीचे बन रहा है 39, तो बैलेंस आपका बच गया 29.87। अब आपके पास 29.87 बच गया, तो 27 लाख तो अपने रखना है मिनिमम, वो इसमें से लेस कर दिया। 287 दे सकते हैं, बट आप कितना देंगे 2, तो आपका 27.87 बच गया। 27.87 अक्टूबर में चला गया। अब आपने इंटरेस्ट यहाँ पे फिर लेना है 17 लाख का, 17 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12.1275 है, तो ये 0.13 हो गया, 2 डेसिमल में बना रहे हैं, 0.13 हो गया। तो ये टोटल बन गया आपका 72.43, और ये बन रहा है 44। यहाँ पे पास अक्टूबर में आपके पास आ गया टोटल 28.43। अभी फिर आप इसमें से 27 लाख निकाल दो, तो इस बार बोरिंग कितनी आप कितनी फंडिंग करेंगे 1 लाख की, 27 लाख निकालना है ना, तो 1 लाख के फ्लेक्सिबल में देना है, तो आप 1 लाख दे दोगे। आपका बैलेंस यहाँ पे बच गया 27.43, ये ऊपर आ जाएगा 27.43। अब आपका इंटरेस्ट कितने पे मिलने वाला है, नहीं 18 पे, 15 2 and 1, 18 पे 9% डिवाइडेड बाय 12 आपका होगा 0.135, तो कैलकुलेशन इन्होंने 0.14 शो किया हुआ है, 0.14, तो ये हो गया आपका 76.27, ये हो गया आपका 46, डिफरेंस आ गया आपका 30.27। अब आपने कितना देना है, यहाँ पे 30.27 है, 27 निकाल दे तो 3 लाख बच गया, 3 लाख फिर बोरिंग हुई, 27.27 आ गया यहाँ पे क्लोजिंग, तो दिसंबर का ओपनिंग आ गया 27.27। अब बोरिंग कितनी होगी इस मंथ, अपने को कितना इंटरेस्ट आने वाला है 15 2 1 और 3, 15 17 18 और 21 लाख पे इंटरेस्ट आने वाला है। 21 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12, 0.175 0.16 दे दिया, ये बन गया आपका 84.49, और ये बन गया आपका 53, डिफरेंस आपका आ गया 31.49, और 4 लाख की फिर आप यहाँ पे दे दोगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 27.49। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक तो इन्होंने दे नहीं रखा, एक तो जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो दिमाग से अपन ने कर लिया, अगर ऐसे कर लिया तो ये क्वेश्चन 0 है, इसको वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट राइज कैसे हो रहा है।
सिक्योरिटी पे इन्होंने कुछ नहीं मेंशन कर लिया, अपने तो कैलकुलेटर पे कर दिया, तो बट ये गलत है। क्योंकि आपने सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि वर्किंग नोट तो एवरी चीज का देना पड़ेगा। अपन नॉर्मल चीज में मैंने भी एग्जाम में यही गलतियां करी हैं, अपन वो चीजें कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, यार ये तो सीधा ही पड़ा इंटू पॉइंट इतने परसेंट आ गया, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने किसी से नकल मार के लिया कि कैलकुलेट किया है। तो आपको देना पड़ेगा वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस। बस ये चीज ध्यान में रखना है प्रेजेंटेशन में कि र्यूम मतलब कैलकुलेटर पे कुछ भी नहीं है। जो चीज आप करो अगर छोटी सी है तो ब्रैकेट में लिख दो, अगर वहां पे स्पेस है दैट इज इक्वल राइट, कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, एक ही जगह पे कैलकुलेशन कर रहे हो। नॉर्मल लॉस पे, अब नॉर्मल लॉस की आउटपुट पे जाना है अपने को, अंडरस्टूड ये होता है कि कॉस्ट ऑन सेल 20% है तो सेल पे ये 16% हो जाएगा, बट वो ऐसे नहीं करते ना, उसको दिखाना है कि दिस इज ऑन कॉस्ट पे इतना हुआ तो इसका मीन्स वो जाके इसके ऐसे जाएगा। तो इसमें साथ में इसका इंटरेस्ट का वर्किंग नोट आएगा, उसका भी आएगा, उसकी तो आप वर्किंग नोट के साथ नोट भी देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये नोट बनता है, क्योंकि अगर आगे इन्होंने लिया होता तो, क्योंकि 2 मंथ का गैप तो आ नहीं रहा ना, आपको एक तो मान के चलोगे कि या तो ये उस बजट पे चल रहे हैं या उस बजट पे चल रहे हैं, दोनों में आपके एक ही कंजम्पशन माननी पड़ेगी ना कि फर्स्ट पीरियड में आप, बट ये मेरे हिसाब से नोट गलत है, आपको यहाँ पे 1 मंथ का ही देना पड़ेगा। वो कहेंगे अरे ऐसे थोड़ी नोट डाल के आप कुछ मर्जी डाल दो। हाँ हाँ हाँ, कैसे करेंगे, सही बात है कि मंथ एंड पे होगा। उसमें एक दो चीजें हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपको शॉर्टेज होगी तो क्या सारी शॉर्टेज आज ही थोड़ी रीच करके रख लोगे। हाँ, ये वही बात कर रहे हैं। यही है बस। नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ, लिखा नहीं हुआ ना। हाँ, क्योंकि वो आपकी बात तो ठीक है कि प्लानिंग तो आप पहले ही करेंगे, बट आज ही थोड़ी लेके बैठ जाएंगे बैंक, ऐसा थोड़ी कि 1 ही तारीख को पैसा ले लो भाई जितना लेना है, आप 25 तारीख को भी तो ले सकते हो, आपको पता चलेगा कि मैंने इतना ले लेना है तो। हाँ बिल्कुल, छोटे लिमिट में आएगा। 26 लाख सर नहीं हो सकता, हाँ है, हाँ तो मंथ के स्टार्टिंग में छोटी तो नहीं है। हाँ नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका मिनिमम प्लानिंग आपने रखी हुई है, तो आप उससे बजट कैसे कहाँ से ले लोगे, आज ही फिर आप ले रहे हो तो फिर तो पहले ही आपने लेके रखना था एट द एंड ऑफ मंथ। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ क्लैरिटी के लिए आप एक वो दे दो, बट आपने ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट के आंसर देखो 100% ठीक होते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। अभी अपन ने पीछे एक क्वेश्चन किया, उसमें क्लियरली आ रहा कि उसने फिजिबल प्रोडक्शन वो ली नहीं। हाँ पता क्या है वो, पहले आप तो आप की ये बात मान लो कि इंस्टीट्यूट का सेम क्वेश्चन तो आता नहीं होगा, क्या आ जाता है आके डाल देते हैं वैसे। हाँ हाँ, बट ये आप माइंड में रखना है कि फिर यही है कि ये चीज अपने गलत की हुई है तो वैसे ही करनी है इसके, अगर सेम आ जाए तो। अदरवाइज अगर नया क्वेश्चन उतरेगा तो इसलिए मैं सबसे आपको प्रेफर क्या कहता हूँ, आप तो स्टडी मटेरियल और उसके तो सारे मैनुअल पढ़ ही लो।
स्टडी में। हाँ, पक्का है, क्योंकि बहुत बहुत नुकसान जो खाते हैं ना, जो स्टडी मटेरियल नहीं करते। तो हमने भी क्या किया था कि मैंने तो स्टडी मटेरियल एक टू एक चेप लिए थे, क्योंकि स्टडी मटेरियल की तो कुछ छोड़नी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब भी कहता है ना कि स्टडी मटेरियल पढ़ो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, जो वहां पे हम ग्रीन शूज जाके जाते थे या वो लेक्चर, वो भी कहते हैं कि यार स्टडी मटेरियल तो पढ़ो, स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ो, क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो कोई ना कोई बेस देना होता है ना, इतनी मेहनत तो कौन करेगा। उन्होंने जो आंसर भी बनाने हैं, अब तो मतलब कितने पैसे देते हैं पेपर चेकर को, तो इन्होंने सारा बेस भी तो बना के रखना है। अच्छा, एट्थ वाला है जो सेम ऐसा ही है, वो आप खुद करोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होएगी। और सबसे जरूरी बात क्या है, मैं आपको फिर कहता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस टाइम लैग देख के करना शुरू करो, कि जो चीज बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, वो आप मतलब सम ऐसे नहीं करना कि बैठे बैठे, जब आपने स्टडी शुरू करनी है, एक पर्टिकुलर सम करना है, तो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी देखनी शुरू करो कि यार मैं उधर कैश बजट का आ जाता है, तो उसमें मेरे 25 या 40 मिनट खा जाता है मेरा, तो वो परेशान नहीं होना एग्जाम में कि यार ये 40 मिनट लग गए, तो डेफिनेटली है कुछ और सम वैसे होंगे, छोटे होंगे। जो 28 वाला तो क्लियर है, वो सेम वैसा है, आप इसको कर सकते हो। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना, फिर अपन चर्चा करेंगे। 9th वाला आपको दिया हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट पे, नहीं वो 10th वाला है, ये डिस्प्ले वाला है। तो अब आप 9th वाला करें। The budget level of activity of a production department of a manufacturing company is 5000 hour in a period. ये आपको बजट दे दिया, but a technical study assume overhead behavior mentioned below. ये आपके ओवरहेड होंगे, ये दिए हुए हैं पर आर के, और ये दिए हैं टोटल, इट मींस ये अपने वेरिएबल हो गए, वो फिक्स्ड हो गए, टोटल दे रखे हैं। इंडेक्ट वेजेस वेरिएबल हैं 0.40 पर आवर, रेंट आपका फिक्स है 320 रुपीज इन 1000 में है, और ये पर आवर रुपी इन 100 में है, ये 400 रुपया पर आवर हो गया, और ये जब 320 है ये 1000 में है, ये 3,20,000 हो गई। कंज्यूमेबल सप्लाईज 0.24, रिपेयर अप टू 2000, 2000 घंटे तक आपकी 100 लगती है। एडिशनल ईच एक्स्ट्रा 500 आर अप टू 4000 आर 35, इसका क्या मतलब है? हाँ, पहले 2000 पे 100, फिर 2100 से लेके 25 तक प्लस 35, 2600 से लेके 3000 तक प्लस 35, ऐसे लगते रहेंगे। एडिशनल 4000 पे आपका 60 रुपए लगेगा रिपेयर। अच्छा, एडिशनल 5000 कहाँ पे? हाँ हाँ, तो वो भी ऐसे ही है, 35 वाला भी ऐसे ही है, सेम ही है। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने वो 500 का स्लैब है, ये 1000 का स्लैब है, 5000 का स्लैब 4000 तक चल रहा है, 1000 का स्लैब 1000 तक चल रहा है, बिल्कुल। 5000 के ऊपर 70 हो गया। सुपरविजन अप टू 2500 आर फिक्स दे रखा है, 2500 तक तो 4000, एडिशनल ईच एक्स्ट्रा 6 आर अप टू 4900, 100 रुपया, मतलब ये सेम 2600 से 3100 तक वही हो गया, मतलब 600 का स्लैब में 100 रुपया आपका लग रहा है। एडिशनल 4900 के ऊपर 150 लग रहा है। पावर वेरिएबल अप टू 3600 तक
0.25 फॉर आवर अबव क्षति, सो एडिशनल कॉस्ट 0.20। ये भी सम में गलत किया हुआ है, इसको दिमाग लगाते हैं कि कैसे किया है पावर का। अब आ गया डेप्रिसिएशन, अब तो 5,650 है, अब 5,820 है। क्लीनिंग अप टू 4,060 है, फिर 80 है। लाइटिंग 2100 से 3500 120, 3500 से 5,150 और अबव इतनी। ये आप पॉइंट टू पॉइंट करते हैं डिस्कस। प्रिपेयर ए फिक्स बजट, अब फिक्स बजट एंड ए फ्लेक्सिबल बजट 70, 85, 100% बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन द स्टेटमेंट। करेक्ट टू डिटरमिन आवरली रेट ऑफ ओवरहेड, ये आपका ओवरहेड रेट क्या पड़ेगा। अब ये फिक्स बजट कितने में बनेगा, 100% पे। फिक्स बजट इज 100% और बाकी आपको दे रखे हैं। करें स्टार्टअप। ये अपने टेबल बनाया है कि कैपेसिटी 70%, 85 और 110% की कैपेसिटी पे कैसे आएगा, और फिक्स बजट आपका उस पे कैसे आएगा। तो पहले तो आवर्सली कैपेसिटी काउंट करें, 5000 की तो आपकी आ गई 5000, और 5000 का 70% 3500 आवर का बजट बनेगा। ये 85 4250 का बजट बनेगा, और ये 5500 का बजट बनेगा, वो 5000 का बनेगा। तो सबसे ऊपर से शुरू करें। सबसे पहले अपने को दिए हुए इंडायरेक्ट वेजेस वेरिएबल 0.4 है, सीधा ही आ गया 0.4। इसको ये देखो, सबसे पहले तो आप रुपीज इन थाउजेंड में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर चीजें इन थाउजेंड में दी हुई है, तो ये टोटल बजट आप इन थाउजेंड में बनाते हैं। तो 0.4 नहीं है जी, इसको पर आवरली देखिए तो 400 रुपया हो गया। तो कितने आवर्स लगेंगे यहाँ पे, हाँ 400 इंटू 3.5 करेंगे ना। ठीक है, तो ये कितने की आएगी अपने पास वेजेस, 140 की आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं। फिर अपने पास दिया हुआ है 70, ये आ गई 140 की, और 0.4 पी है तो 4250 पे कितनी आएगी, 4250 इंटू 0.4 17 की 170 की, ठीक है। 5500 वाली कितनी की आएगी, 22 220, और 5000 वाली आ जाएगी ऐसे सेम 200, ठीक है। अब इंडायरेक्ट वेजेस से आगे बढ़े। रेंट एंड टैक्सिंग फिक्स्ड कॉस्ट 320, कुछ वेरिएबल नहीं कुछ नहीं, सब में आ जाएगा 320। कंज्यूमेबल एंड सप्लाईज 0.24 दी हुई है, ये भी कंप्लीट वेरिएबल है। ये कितनी आ जाएगी, 84 102 132 एंड 120। अच्छा, अब आपने इसमें ये ऐसे ध्यान में रखना है कि ये सीधी सिंपल ही है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ पे लिख देना है कंज्यूमेबल एट द रेट 0.4, कि आपको वो कैलकुलेशन वैसे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आप वर्किंग नोट में दे दोगे। अब है रिपेयर, अप टू 2000 आर 100 रुपया, नहीं हाँ, तो अपने कैलकुलेट करके डाल लेंगे ना। पहले तो 100 आया, फिर 500 के बाद आपका आ रहा है 35, तो 3500 आ गया पहले, तो 100 तो वो हो गया, दो 35 35 एक हो गए,
1503 हो गया, 2 पे 3 35 1 हो गए, तो ये आपका आ गया 100 प्लस 35 के 3 105 हो गया ना, 205 हो गया, ठीक है। 4250 पे कितनी लग रही है आपकी? 4250 पे जो 4000 के बाद फिर स्लैब चेंज हो गया, 35 इंटू 4 तो 1 हो गया, 100 1 हो गया, 60 1 हो गया, ये आ गया आपका 100 1 हो गया, 35 इंटू 4 1 हो गया, प्लस 60 हो गया, ठीक है। फिर 5500 पे क्लियर हो गया ना, 100 हो गया, 35 4 के 1 आ गया, 60 1 आ गया, 70 वाली स्लैब बता दो, ठीक है। 100 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 60 प्लस ये 370 आ गया। 5000 पे आएगी कौन सी? ये 70 वाली नहीं आएगी, ठीक है ना। 100 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 60, ठीक है। सुपरवाइजर पे आए, सुपरवाइजर का 2500 पे 400 है, फिर 600 का 100 है, 2500 पे 400 तो 1 हो गया, तो 100 की स्लैब में 2 आएंगे, 600 आ गया, वो भी 4 स्लैब तक है, 4250। अब पिछली स्लैब में आएगा नहीं, 4900 तक सेम स्लैब में है, एडिशनल अप टू 49, तो अपने 4200 है, 100 तो 1 आ गया, और 4200 के आपके कितने लगे? 3 वो एक और लग जाएंगे 1800 के, 25 और 43 हो गया ना, तो 3 इंटू 300 1 हो गया, 100 हो गया, 700 आ गया जी, 600 और ये 700 आ गया। फिर 5000 5500 पे कितने लग रहे हैं आपके? 4900 की एडिशनल कर गया ना, 600 वाले 4 तो ये हो गए, 400 तो वो हो गया, 400 वो हो गया, और 49 से ऊपर 150 वो लगेगा, 950 हो गया, ठीक है। और फिर आ गया 5000 पे 950। अब आ जाओ पावर पे, ये गलत किया हुआ है, देखो ध्यान से। वर्किंग नोट भी नहीं दे रखा, ये कहीं से चेपा हुआ, उनको समझ में नहीं आया, मैंने भी बड़ा दिमाग ला के समझा, इन्होंने किया कैसे है, समझ तो मैं गया ये किया कैसे है, पर इन्होंने गलत किया। पावर 3600 ओवर तक तो 0.25 है, तो पहले तो क्लियर हो गया, 3500 इंटू 0.25 87.5 आ गया पहले में, तो अब आ गया 4250, ये इन्होंने क्या किया है, अब सोचो क्या किया है, मैं कैलकुलेट करके समझ नहीं आया किया कैसे है, ये इन्होंने क्या किया, ये किया हुआ है इन्होंने, ये तो गलत है, वो तो एडिशनल कॉस्ट है कि आ रही है, तो इन्होंने तो कॉस्ट कम कर दी वहां पे, इन्होंने कैसे किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है पर यूनिट ही कम कर दिया, इन्होंने तो ये दे दिया कि अगर 3600 से होता तो 25 होता, अब 3600 एडिशनल कॉस्ट ना लिखा होता फिर ये ठीक था, अगर यहाँ पे ये एडिशनल कॉस्ट नहीं लिखा होता फिर ठीक था कि 3600 तक तो 25 आ रहा है, 3600 से आपकी कम कॉस्ट 200 हो रही है वहां, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ एडिशनल कॉस्ट, तो इट मीन्स 36 से ऊपर तो आपका आना चाहिए 0.25 आना चाहिए ना, 45 आना चाहिए टोटल, तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, बट आप इसको करेक्ट करके करेंगे, कैसे करें? नहीं उसको नहीं, देखो ये चीज गलत है, ये बिल्कुल गलत किया हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एग्जाम में ऐसा किया हुआ है तो आप उसको ऐसे ही करोगे, ये तो क्लियरली गलत है, इसमें कोई नोट शोट थोड़ी दे सकते हो आप, इसको तो अपने को अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि 3600 तक तो आपको आएगा 0.25,
25, 3600 इंटू 0.25, वो तो आ गया 90, तो एक आ गया 90, तो सब में आ जाएगा ना 3600 उसके बाद 0.45 आएगा। अब 4250 है, 4250 माइनस 3600, 650 इंटू 0.45, 29.25, और 5500 माइनस 3600, 1900 इंटू 0.45, 85.5, 1400 इंटू 0.45, 63, ऐसे आएगा जी। क्योंकि अब आप बिल्कुल गलत सम थोड़ी कर सकते हो कि उसके हिसाब से देख के, पहले वाले में तो चलो अपनी एजम्पशन बन रही है, इसमें तो कोई एजम्पशन बन ही नहीं रही ना। अगर ये आप कोई दोगे तो ये तो टोटली गलत होएगा। ये तो क्लियरली गलत है ना, क्लियरली लिख रखा है कि ये एडिशनल कॉस्ट है फॉर आवर अबव 3600, एडिशनल कॉस्ट 0.20। कोई क्या एजम्पशन आती है कि ये 0.20 आ जाए? नहीं, पॉइंट किसमें में 80 में मेरे हिसाब से तो 90 प्लस 29.25 आएगा ना, 119.25 आएगा, क्योंकि ये 0.45 आएगा ना, मतलब 3600 तक तो 0.25 और 3600 से बढ़ो 0.45 एडिशनल चार्जेस आ रहा है ना, 0.25 प्लस 0.2। ये देखो ना, 4200 का करते हैं आप 3600, इसका 0.25, और बाकी बचकर आपने ये 3600 एडिशनल कितने आवर बचे आपके? 650, 650 इंटू 0.45, 290, हाँ तो 29.25 लिखेंगे ना यहाँ पे इन थाउजेंड में। इन्होंने 103 निकाला है, वो अपना आएगा प्लस 90, हाँ 0.20 से ले लिया, अपना 119.25 आएगा यहाँ पे 103 की जगह पे। और ये आएगा अपना 90 प्लस 85.5, ये आएगा 175.50, और ये आएगा 90 प्लस 63, 153। 110 वाले में आएगा 175.50। अब आए डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन अप टू 5650 है, अबव 5820 है, ये तो क्लियर ही है। ये पे आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन 650, 650, 820 और 650। फिर क्लीनिंग, क्लीनिंग अप टू 4060 है, अबव 4080 है, 60, 80, 80, 80। लाइटिंग 2100 से 3500 तक 120 है, ये सारी स्लैब अलग दे रखी हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, वो कहते 2100 से 3500 120, तो अपने पहले में 120 आ गया, 3500 से 5150 है। हाँ वैसे भी है, ये तो उन्होंने क्लियर ही दे रखा ना, कोई वजह ही नहीं कि 3500 से 6500 है। और वैसे भी देखो एक और पॉइंट, ये इन्होंने एडिशनल पर आर में दे रखा है, ऐड करना चाहिए था, अगर कहीं ना कहीं ये इधर दिया होता फिर सोच में पड़ते कि वो आता है, तो इन्होंने दिया ही वेरिएबल में दिया हुआ क्लियरली, एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हाँ,
किसी भी तरीके से नहीं बचती। अगर अब तो 3600 वेरिएबल है तो ठीक है, तो 3600 के बाद कोई फिक्स थोड़ी शुरू हो जाएगी, क्या हो सकती है? पावर वेरिएबल अप टू 3600 आर फॉर आवर अबव 3600 एडिशनल कॉस्ट 20। नहीं, अगर आप हाँ ये किसी भी तरीके से अगर हाँ अगर इन्होंने ये पॉइंट भी दे रखा है, चलो आप इस पॉइंट से चलते हैं, मैंने इस पॉइंट पे इतना दिमाग नहीं लगाया था। पावर वेरिएबल अप टू 3600 ये ठीक है, फॉर आवर अबाउट 3600 एडिशनल कॉस्ट 20। अगर आप इसको फिर वेरिएबल क्यों काउंट कर रहे हो? या तो फिक्स्ड दे रखा होता कि 3600 के ऊपर फिक्स्ड आगे उधर डाल दो, फिर बात समझ में आ जाती है कुछ। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, तो नहीं आ रहा ना वैसे, वो तो क्लियर ऐसे ही है, बट इन्होंने क्लियरली, अच्छा सिर्फ यहाँ तक लिखा होता ना, फोर आवर अबो 3600 ये चीज ना लिखी होती, फिर तो ये क्लियर था बिल्कुल, फिर तो ये क्लियर है कि पॉइंट टू वो आ जाता है, बट अब तो ये नहीं आ रहा। तो अब आप आते लाइटिंग पे, लाइटिंग आ गई थी 120 और 3500 से 5150 है, और वो 5000 से 175 है, तो यहाँ पे 175 आ जाएगी, वहां पे 150 आ जाएगी। टोटल कॉस्ट अपनी कितनी बन जाएगी? इन्होंने बना रखी है फर्स्ट की 2266.5, ये तो अपनी सेम ही है। इसमें अपना उन्होंने जो 103 लगाया है अपना 119.25 है, 119.25 माइनस 103, 16.25 अपना ज्यादा आया है ना, प्लस 2575, 2591 आ जाएगा ना, 2591.25। आगे वाली अपनी आई है 175.5 और इन्होंने लगाई हुई है 128, 47.5 प्लस, और ये कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे पावर ज्यादा कंज्यूम होने से रेट कम हो जाता है? ये भी लॉजिकली लो आप, पावर है जो कोई ऐसा एक्सपेंसिव दिया होता वहां पे अपन मान भी लेते हैं अरे कि बिजनेस का एक्सपेंसिव है कि एडिशनल आने पे कम हो जाता है, वेरिएबल होते भी हैं, बट पावर तो अपन इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, तो पावर तो जैसे जैसे अपने यूनिट बढ़ते हैं तो रेट बढ़ता है। ये आ जाएगा 3242.5। आगे वाला अपना है 153, इन्होंने लिया हुआ है 118, 153 माइनस 118, 35 प्लस 2888, 2923। नहीं वैसे इसमें कोई वो बात नहीं है कि इंस्टीट्यूट में भी तो एक पर्टिकुलर पर्सन ही तो कर रहा है ना, जिन्होंने बॉर्डर स्टडी में बना दिया, उसकी भी तो एक थोड़ा गलत हो गया तो गलत हो गया क्वेश्चन, उसमें ऐसा कुछ थोड़ी है कि उसके बाद उसको 50 जन बड़े बैठ के रिव्यू कर रहे हैं यार, कौन है एक बार स्टडी मटेरियल बना दिया देखते ही नहीं है उसके बाद। हाँ, हाँ, फिर उसका उठाते हैं। आया हुआ तो मेरे को तो यार बड़ी सारी सिचुएशन देने वाली हैं इनको। ई पोर्टल पे आ गया तो ये पर आवर उसके बेस पे निकाल के आ जाएगा, ठीक है ना, 2266.5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 0.6। अच्छा एक सबसे जरूरी ये है कि बजटिंग और इनमें इनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है कि इन्होंने मांगा क्या हुआ है। ये देखो दो ही चीजें मांगी हुई है, कैलकुलेट ए डिपार्टमेंट आवरली रेट ऑफ प्रोडक्शन अब्जॉर्प्शन, कि आपने आवरली रेट निकालना है, तो सारा क्वेश्चन तो खत्म यहाँ पे हो गया, बट इसको आवरली रेट एंड पे
अपन ने निकाल देना है। 2591.25 डिवाइडेड बाय 4250, ये हो जाएगा 0.6009, ये हो जाएगा 3242.5 डिवाइडेड बाय 5500, 0.589, ये हो जाएगा 0.586। ठीक है, ये था 9th। फिर है अपना, उसमें एक थोड़ी सी और है डिफरेंट, 10th। इसमें क्या नया था, ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। पूरे ये क्वेश्चन उस हिसाब से बनाए हुए हैं इन्होंने। है तो सेम, बट आप करते हैं नहीं तो फिर आपका रह ही जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है ये भी 10th वाला। Illustration 10th है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट ऑफ मेसर पिस्टन। ये पिस्टन पिस्टन बैरिंग के क्वेश्चन बीकॉम लेवल से आ रहे हैं। बीकॉम पे मिला पिस्टन बैरिंग लेवल, मेसर पिस्टन बैरिंग लिमिटेड, फॉर ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 15,000, 20,000, 25 और 30,000 टन की कैपेसिटी पे आपने बजट बनाना है। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज 30,000 टन। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी 100% कैपेसिटी का ये बजट हो गया। ये आपकी 100% कैपेसिटी होगी ना, वो फिक्स्ड बजट बनेगा। द सेल फॉर द ईयर जस्ट कंक्लूडेड हैव बीन 25 टन एट ए यूनिट रियलाइजेशन ऑफ 400 पर टन एक्स वर्क्स। मतलब आपके 400 के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है, 25,000 का सेल रेट है, 25,000 की क्वांटिटी पे आपका 400 का सेल रेट है। द रेट इज लाइकली टू बी मेंटेन्ड इन कमिंग ईयर एज वेल। मतलब उसने सेल प्राइस आपको बता दिया कि वो सेम रहेगा। द सेल मैनेजर feels that with a little more effort on the part of the sales staff, he can achieve sale program 30,000। मतलब उसकी 30,000 की सेल भी हो सकती है। वैल्यू टर्म में कुछ नहीं बताया कि कितना एक्सपेंसिव आएगा, उसकी एफर्ट बताई है। रॉ मटेरियल कंजप्शन इज ट्वाइस द क्वांटम ऑफ एफजी एट ए प्राइस मटेरियल ऑफ 40 पर टन। मतलब रॉ मटेरियल कितना लगता है आपका, डबल लगता है। 30,000 टन की प्रोडक्शन करनी है तो 60,000 लगेगा 40 के हिसाब से। द अदर मेजर मटेरियल यूज्ड इन फर्नेस ऑयल विच इज अवेलेबल एट 300 पर टन एंड द कंजम्पशन रेशियो ऑफ ऑयल टू द फिनिश प्रोडक्ट इज 30%। मतलब ये एफजी की कितनी है, 30%। अगर 30,000 की आउटपुट है तो ये कितना लगेगा, 30%, 2700, 9,000। Power is bought outside from the state electricity board and per present tariffs the cost of power would be as under। किलोवाट परचेज्ड पर एनम इन लाख। मतलब 2500 से 25 लाख से 30 लाख किलोवाट है जो, उसका पर पैसे रेट दिया हुआ है 15। अगर 31 से 35 परचेज करते हो तो रेट दिया हुआ है 14 है। नहीं, ये तो उन्होंने दे रखे हैं क्लियरली, इसमें को क्या है, कम हो रहे हैं। अब माइट भी, अब इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो उन्होंने क्लियरली दे रखा है कि पावर इसकी कम है। देखो ये अब फॉरेन ऑथर की बुक से भी तो कॉपी करते हैं, माइट भी उधर ऐसा हो कि पावर जैसे हायर जाती है तो कम हो जाती होगी। हमारे में तो इधर तो जैसे हायर जाते हैं तो अप होती है। हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो
बाकी ये भी है कि अगर प्राइवेटली परचेज करते हो तो प्राइवेट वेंडर माइट भी प्रोवाइड करते हो, ऐसे टैरिफ रेट देते हो। 36 से 40 किलोवाट, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन भी सही हो जाता है। 36 से 40 की जब करें तो 13 आ गया, ऐसे रेट कम दिया हुआ। ओवर 45 10 लग गया। पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट आर नॉर्मली 2000 किलोवाट आवर पर टन ऑफ प्रोडक्ट एट ए प्रोडक्शन लेवल ऑफ 20,000। देखो वहां ये तो अपन ने उसने परचेज रेट दे रखे थे कि अगर आपको इतनी पावर परचेज करनी पड़ेगी तो इस रेट पे आएगी। अब वो आपको बता रहा है कि आपकी पावर लगेगी कितनी, 2000 लगती है। अगर 20,000 का करते हो तो 2000 लगती है। ये समीकरण बना दिया, 2000 पे लगती है 200। ठीक है। अगर ये 175 आ जाती है तो ये लगती है 25,000 पे 175 लगती है, और 150 पे लगती है, 30,000 पे 150 लगती है। और अगर 20,000 से लोअर प्रोडक्शन हो जाती है तो ये 220 लगती है। अब आप अलग अलग लाइटिटी में पहले तो पावर की रिक्वायरमेंट देखेंगे है कितनी, फिर देखेंगे वो किस रेट में फिट बैठ रहा है। लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन ए डेली रेट बेसिस ऑफ 10 पर डे एंड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 300 days per annum. There are at present 350 men employed, and though lower production would result in some 20% of them being rendered surplus. अगर प्रोडक्शन कम हो जाती तो 20% वो वेले हैं। बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट विद द लेबर यूनियन देयर कैन नॉट बी एनी रिट्रेचमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो लेबर है यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है। उसने बताया है कि 10 रुपए आप देते हैं 300 डेज के हिसाब से, 300 इंटू 10, 350 आपके एम्प्लॉय हैं, तो 10,50,000 आपकी कॉस्ट लेबर आ गई जो फिक्स्ड आ गई, प्रोडक्शन जितनी भी हो। कंजम्पशन ऑफ स्टोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 years हैज बीन एज अंडर। 2011 में आपका 25 टन हुआ है, 20 टन 22,000 और 25 टन, ये आपकी कंजम्पशन दी हुई है और ये स्टोर का कंजम्पशन वैल्यू दिया हुआ है। Price over the base year 2008 have been increasing at the rate of 10% per annum। कि 2008 का आपने प्राइस लिया तो रेट 10% पर एनम बढ़ रहे हैं। इन द करंट ईयर द इंक्रीजिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन एट द सेम रेट ओवर द प्राइस ऑफ 2011, कि 2011 के प्राइस पे भी सेम रहेंगे, 10% इंक्रीज आपका रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन 15 पर टन, ये सीधा दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2008 में 7.5 थे एंड हैव बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल 5% बढ़ते हैं। ओवर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग ईयर्स लेवल, मतलब 2011 तक वो 5% बढ़ते रहे। नो एडिशनल स्टाफ इज एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्लॉयड फॉर अचीविंग एडिशनल प्रोडक्शन, मतलब स्टाफ आपको नहीं चाहिए और वही सेम 5% का टेंट रहेगा। अब बनाएं इसका बजट। रिक्वायरमेंट मैंने कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, योर वर्किंग बजट बना। अब अपन एक 4 लेवल की एक्टिविटी का बजट बनाना है। ये देखिए ये अपना आ गया 15,000, 20,000 और 25,000 और 30,000 की कैपेसिटी पे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल, जहां से इसने शुरू किया है। रॉ मटेरियल कितना लगता है, ट्वाइस लगता है 40 के रेट पे, सीधे दे रखा है सिंपल। 30,000 लगेगा, 30,000 इंटू 40 12 लाख का। अपर रुपीज इन लाख में आप लिखें यहाँ पे 12 लाख आ गया, रॉ मटेरियल 12 लाख का आ गया। आगे वाला आ गया 20,000 इंटू डबल 40 इंटू 40 16 लाख का, और ये आ गया आपका 20 लाख का 25 में, और 30 पे आ गया आपका 24 लाख का। फिर है फर्नेस ऑयल,
30% लगता है 300 के हिसाब से, तो 15,000 का 30% 450, तो मतलब 4500 इंटू 300, ये आ गया 13,50,000 का। और ये हो गया 20,000 इंटू 30%, ये आ गया आपका 18 लाख का। 20,000 इंटू 30% इंटू 300, ये 18 लाख का आ गया। और ऐसे ये 22.5 लाख का आ जाएगा और ये 27 लाख का आ जाएगा। अब पावर पे जाएं। पावर उन्होंने कही है कि 20,000 तक आपका लगता है 200। आप देखें पहले 20,000 तक, ये 200 में आ गए पहले में। तो 15,000 इंटू 200, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? 30 लाख। अब 30 लाख का रेट क्या है? 15, पहले तो 15,000 इंटू 200, नहीं एक मिनट, आप गलत पढ़ रहे हैं। 15,000, एक मिनट, एक्सपेक्टेड, ये देखो ना, अगर 20,000 से कम है तो 220 लग रही है। पावर रिक्वायरमेंट टू गट प्लांट नॉर्मली 200 ऑर्डर पर टन, वो है प्रोडक्ट एट ए प्रोडक्शन लेवल ऑफ 20,000 पे 200 दी हुई है। अगर 20,000 से कम जा रहे हैं तो 220 लग रही है। यहाँ पे अपना 220 आएगा। 15,000 इंटू 220, 33 लाख हो गया। ठीक है, तो 33 लाख अपने को किस रेट पे मिल रही है? 31 इंटू 35 वाले स्लैब में, 14 में 33 लाख इंटू 0.14, ये हो गया 4,62,000। ठीक है ना? 4.62 लाख हो गया। अब आ गया 20,000 वाला। 20,000 पे लगेगी 200। ठीक है, 20,000 पे आपकी लग रही है 200, तो 20,000 इंटू 200 40 लाख होगी। 40 लाख किस स्लैब में आएगा? थर्ड में, 13 के हिसाब से 8.13, ये कितना आ गया? 5,20,000। फिर आ गया 25,000। 25,000 में उसने कमेंट किया हुआ है 175, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 25,000 इंटू 175। रेट रेट देखो ना, कितना कितना है आपका ये? 12, तो ये आ गया 5,25। फिर आ गया 30,000। 30,000 पे कितनी लग रही है? 150। 45, रेट इसका लगेगा 12, 540 आ गया। क्लियर? लेबर फिक्स दी हुई है, क्लियर है ना? लेबर फिक्स क्यों है? अच्छा, अगर उसने वो इंटरेस्टमेंट ना भी किया होता, फिर भी एक अगर वो लाइन ना लिखी होती, तो फिर आप इस लेबर कैसे कैलकुलेट करते? अगर आपने को ये लाइन नहीं लिखी होती, बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट विद ए लेबर यूनियन देयर कैन नॉट बी एनी रिट्रेचमेंट, ये लाइन नहीं लिखी होती, फिर क्या करते? फिर ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि अपने को उसने कुछ नहीं बताया कि कितने पे कितनी लेबर लगती है, तो आप उसकी एक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाते। फिर भी अपने को उसको फिक्स्ड ही थोपना पड़ता, और आप लिख देते कि लेबर हमारे हमारे पास परमानेंट लेबर है, अपने को ये नहीं जरूरत की अपने पास एग्रीमेंट है, तो उसका नोट क्या देते? है कोई ऑप्शन? फिर उसका यही नोट है कि हमारी लेबर है जो परमानेंट है, वो हम प्रोडक्शन लेवल पे चेंज नहीं करते हैं, तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो फिक्स रहती। ये जनरली ऐसा होता है। हाँ,
इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपकी प्रोडक्शन लोअर होती है तो आपकी 20% जो लेबर है एक्स्ट्रा हो जाती है, लेबर सरप्लस हो जाती है। बट वो कितनी लोअर प्रोडक्शन पे वैल्यू रहती है ये नहीं मेंशन कर रखा। अब अपने को तो 4 लेवल दे रखे हैं, 15, 20 और 25 और 30। वो 20% पे वैल्यू होगी, 25 पे होगी या 30 पे वैल्यू होगी। तो लेबर कितनी आ गई अपनी, 1050 आ गई ना लेबर। 300 इंटू 10 इंटू साढ़े दस, साढ़े दस, साढ़े दस और साढ़े दस। अब आ गया स्टोर, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है। स्टोर का ये देखो, कंज्यूमेबल स्टोर का ये उन्होंने क्या दे रखा है। कंज्यूमेबल स्टोर उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी लेवल पे प्रोडक्शन पे है, 2008 में 25,000 टन लगा था, 9000 में 22,500 लगा, 10 में इतना लगा और 2011 में 25,000 लगा। ये आपके रेट दे रखे हैं, 4 लाख थी वैल्यू थी और 520 थी। अब नोट क्या है, प्राइस ओवर द बेस ईयर 2008 हैव बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, in the current year the increase is expected to be maintained at the same rate over the price of 2011। मतलब 2008 के लेवल से वो 10% लगातार बढ़ रहा है। तो पहले तो आप ये देखो, चलो पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे किया हुआ है कि अब अपना 5,20,000 रेट है 25,000 पे, तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर दिया, 20.8 आ गया पर टन आ गया। इसका हमने 10% ऐड कर दिया तो रेट आ गया अपना 22.88। अब 22.88 को आप उस रेट पे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 22.88 इंटू 15,000, ये आ गया 15,000 इंटू 2.88, ये आ गया 3.43। यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू 22.88, ये आ जाएगा आपका 4.576, 5.72 और 6.864। ठीक है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन क्या लगी, जो मैंने सोचा अगर इसका रेट हर साल 10% बढ़ता है तो आप देखो 2008 की प्रोडक्शन से अगर जाते हैं 2011 में, क्या वो 5,20,000 आती है वैल्यू? नहीं आती। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फिक्स्ड और कुछ का भी पार्ट है जो इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। बट एक चीज यहाँ पे आप सेम मानते हैं, इसका एक बेस जरूर बन रहा है कि 2008 में भी 25,000 प्रोडक्शन थी और 2011 में भी 25,000 है। इट मीन्स उन्होंने ये कह रखा है कि सेम प्रोडक्शन लेवल पे ये जो 4 लाख से वैल्यू आई है ना 520 की, ये उसी के बेस पे आई है। बीच में इन्होंने थोड़ा मोटा गोलमोल कर दिया। इसका बेस के हिसाब से ये ठीक निकलता है, अदरवाइज इसको आपको सेमी वेरिएबल का कंटेंट निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बेस नहीं ना। तो इन्होंने तो ये चीजें कंसीडर ही नहीं की। अगर आप हर साल 10 बढ़ाते हो तो 4 लाख वाला 520 तो बन नहीं रहा वहां पे जाके। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड और वेरिएबल है ना। बट दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है क्वांटिटी की, फिर हम ये कहते हैं कि यार सेम फिक्स्ड तो फिक्स रहा होगा, जो वो वेरिएबल की वजह से बढ़ा है, और जो बीच में थोड़ा मोटा कम हुआ वो फिक्स्ड की वजह से हो गया। बट ये सिर्फ एक सोचने की बात है, एग्जाम में मतलब ये ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड एट 15 पर टन। ये तो सीधे ही आ गया। तो पहले इसने अपने को फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने को दी हुई है, तो यहां तक अपनी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट काउंट हो जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई अपनी 44.05, 54.276,
63.97 और 73.764। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दिए हुए हैं। सेलिंग ओवरहेड तो सीधे 15 दे रखे हैं ना, 15,000 इंटू 15 2.25, 15 ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया अपना 3.75 और ये हो गया 4 एडमिन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिए हुए हैं, ये दे रखे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 2008 वाज 7.5 लाख एंड हैव बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5%। इम्यूनिटी प्रोसीडिंग लेवल नो एडिशन। तो यहां पे आप 5% लेके इसके करेंगे 2000, ये आ जाएगा आपका 7.5 में कितने 5% आएंगे, 2008 का रेट दिया हुआ था तो 2009 में एक 5% आएंगे, फिर 2010 में 5% आएंगे, फिर 2011 में आएंगे, फिर 2012 में आएंगे। तो ये आप करते रहो 7.5 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 9.116 आ गया, 9.116। ठीक है ना, ये आ गया 9.11। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, बस आगे तो ये हो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई और सेल करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, 55.41, 66.39, 76.83, 87.38। सेल आपको सेल प्राइस दे रखा है, उससे सेल आ गई सीधी 60 लाख की, 81 करोड़ और 1 की, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 4.58, 13.60। ये है आपका, और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, ये कंप्लीट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम लेवल के। सबसे पहले इसमें बस एक ही चीज है कि अपन इसका वो समझना है कि ये वेरिएबल कंटेंट है या फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। अभी सेमी वेरिएबल के कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, क्यों फिक्स और वो तो सेम ही रहता, उसी में कंफ्यूजन होती है। बहुत है, एक अपना ने 6 नंबर छोड़ा हुआ कैपेसिटी वाला, वो अपन नेक्स्ट में करते हैं। वो रेशियो, वो सिंपल रेशियो दी हुई है, उसमें रेशियो क्या है अपन नेक्स्ट में करते हैं। बट ये भी सारे सम हैं जो भी हैं, ये प्रैक्टिस से आने हैं। बट ये है कि डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में तो मिस्टेक तो बुक्स में है ही।